गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सिखाया था और हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की। जब हेडिंग हमने लिखी थी तो मैंने लाइन बोली थी कि जब भी हेडिंग आपको दिखे तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर एसिड क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है और कैसे कंपेयर करते हैं। तो मैंने आपको एसिड भी बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताया और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट भी सिखाए। पहला कॉन्सेप्ट EN पीरियड में एटम हो, दूसरा कॉन्सेप्ट कहां हो, पीरियड मतलब आवर्त में हो, C2 मतलब ग्रुप में। C2 क्या कहता है, जब आपके सेंट्रल ग्रुप सेंट्रल एटम कहां से हो, ग्रुप से हो, तो वहां आपको साइज लगाना है कॉन्सेप्ट में। और अगर आपके एटम सेम है बट एस कैरेक्टर अलग है तो उस केस में आपको एस कैरेक्टर देखना है। तो क्या आया था पीरियड में, आवर्त में क्या आया था, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू EN, और वर्ग में मतलब ग्रुप में क्या आया था, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज। और उसके बाद एस कैरेक्टर अगर डिफरेंट है तो क्या आया था, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। और अगर सब कुछ सेम हो जाए तो आप देखोगे जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। और ये देखा था EWG एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और EDG एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ये सारी कहानी मैं आपको सेट कर चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। आज और शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनिए। देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ऐसे लिखा हुआ मिला है CH3 CH2 COOH और यहां नेक्स्ट है CH3 CH Cl COOH। नेक्स्ट है CH3 CH Cl Cl COOH। नेक्स्ट है CH3C फ्लोरीन फ्लोरीन COOH। बताइए कौन सा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जल्दी से बोलिए। पहले कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक H है, तो देखो ये H ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ज्यादा एसिडिक H है। भगाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ, भगाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ, भगाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ, भगाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ। सेंट्रल ग्रुप सब जगह चेक कर लो भाई साहब, बिल्कुल सेम है। सेंट्रल ग्रुप सब जगह सेम है, COO-। जब सब कुछ सेम हो जाता है तो क्या देखते हैं, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। बताइए ये जुड़ा हुआ ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, बिल्कुल सर। और एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई। ये पूरा ग्रुप भी क्या है, एल्काइल ग्रुप। क्या इफेक्ट हुआ, प्लस आई या माइनस आई, जल्दी से बोलो। अगर ये एल्काइल ग्रुप होता तो क्या होता, प्लस आई। बट एल्काइल ग्रुप के अलावा इसमें ये भी प्रेजेंट है तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, माइनस आई। ये भी माइनस आई, यहां पर ये पूरा ग्रुप माइनस आई है। किसकी वजह से, Cl की वजह से। ये भी माइनस आई है। आ रहा है कि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। अब बताइए सेंट्रल ग्रुप के बाद मुझे बताओ प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है या बढ़ाता है। पहले तो आप देखो ये आपका कॉन्जुगेट बेस एक एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन कम करता है, EDG ग्रुप। और बढ़ाता कौन है, EWG। ये तो दुश्मन हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब ए को भेज दो सबसे लास्ट में। बाकी समय माइनस आई लगा हुआ है। माइनस आई में आप देखते हैं DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। चलो 1 2 2 पर है, 1 2 पर है, 1 2 पर, डिस्टेंस सेम नंबर। 2 यहां माइनस आई, 2 यहां माइनस आई, माइनस आई दोनों में 2 2 हैं। तो इसका मतलब साइन लाइन सुनना शानदार वाली, C और D की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी B से। क्यों भाई साहब, क्योंकि इन दोनों में 2 2 माइनस आई है जबकि इसमें केवल एक ही माइनस आई है। इनमें दोनों बराबर है नंबर, तो मैंने कॉमा लगा दिया। अब C और D में चेक करता हूं नंबर के बाद पावर। क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की माइनस आई पावर ज्यादा होती है, इसलिए D जीत गया किससे, C से। और C जीत चुका है B से और B जीत चुका है A से। तो आंसर आया DCBA। क्या आपको पॉइंट समझ में आया है, आराम से बता सकते हो। पहले सेंट्रल एटम, EN साइज, एस कैरेक्टर, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट, और उसमें DNP रूल फिक्स है। इसके अलावा खोपड़ी में कुछ और नहीं आना चाहिए और नहीं आना मांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जो भी नंबर है लिख देना, यहां पर टीप डालना। टीपू सुल्तान तो हो ही आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिख दिया ना सबने, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। यहां पर आपके पास ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 COOH, यहां है CH Cl COOH, यहां है ये A है, ये B है, और यहां है आपके पास CH Cl Cl COOH, और यहां आपके पास Cl 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 COOH। ठीक है, ये Cl भाई साहब है। अब बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जल्दी से पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। ये C है और ये D है ऑप्शन।
जल्दी जल्दी 20 सेकंड में जवाब देना है। कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके देखिए। अगर सॉल्व हो गया हो तो H हटाओ नेगेटिव चार्ज, H हटाओ नेगेटिव चार्ज, H हटाओ नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेट सेंट्रल ग्रुप सब जगह सेम, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट प्लस आई, भाई साहब आप तो दुश्मन हो, माइनस आई दोस्त हो, दो दो दोस्त, और भाई साहब तीन तीन दोस्त हैं, बोलो तो डिस्टेंस चेक करते हैं, फिर नंबर चेक करते हैं, फिर पावर। तो सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया ए, इसमें डिस्टेंस 1 2 पर 1 2 पर 1 2 पर सब जगह डिस्टेंस क्या होगी ग्रुप की, सेम हो गई। नंबर 1 2 और 3, यहां 1 माइनस आई, यहां 2 माइनस आई, यहां 3 माइनस आई, जितने माइनस आई होंगे ज्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा, और कोई नहीं आएगी बाधा, क्योंकि अपनी हो गई है। बोलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना है आपको, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब। COOH यहां जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन, यहां है फिर COOH यहां जोड़ दिया फ्लोरीन, फिर है COOH और यहां जोड़ दिया फ्लोरीन। बताइए किसका माइनस आई, मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जल्दी से पॉज करिए और आंसर बताइए, नहीं आता है तो अपन बताएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले H हटाओ नेगेटिव चार्ज, मैं तो स्टार्टिंग भैया H हटा के करूंगा, आपकी बाकी मर्जी। नेक्स्ट यहां सेंट्रल ग्रुप चेक करो, CO माइनस CO माइनस CO माइनस, सब जगह क्या हो गया सेम। अब जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, जल्दी से बोलो माइनस आई, क्योंकि इसमें इस फ्लोरीन की वजह से ये माइनस आई बन रहा है। ये पूरा का पूरा माइनस आई इस फ्लोरीन की वजह से, ये पूरा का पूरा माइनस आई इस फ्लोरीन की वजह से। बोलो हाँ है ना। अब माइनस आई में पहले देखते हैं डिस्टेंस, ये नजदीक है तो ये जीत गया, ये और दूर है ये हार गया, वो और दूर है वो और हार गया। आंसर क्या आया, ABC। और क्या बताऊं भाई साहब, कितनी आसान आसान क्वेश्चन है, बड़े मजे से आपके दिमाग में सेट होते जा रहे होंगे। पॉज करिए और जल्दी से सॉल्यूशन लिखिए। नेक्स्ट और अल्टीमेट क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूं। बनाया, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहां बताना है आपको, ये है आपके पास HCOOH जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। आपके पास नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड OH जिसका नाम है एसिडिक एसिड। सारे कॉमन नेम्स हम पढ़ चुके हैं। COOH इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, COOH और यहां COO माइनस जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलेट है ना, इसे बोलते हैं CO माइनस को, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा हुआ है COH ग्रुप पर। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H हटाओ या कार्बन से जुड़ा हुआ, तो आप क्या खोपड़ा तुरंत बोलना चाहिए क्या कि सर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H हटाओ क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन पीरियड में EN डिसाइड करता है, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो इससे जुड़े हुए H की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। H हटाओ नेगेटिव चार्ज, ये CO माइनस और ये CO माइनस सेम है ना बेटा, क्योंकि CO माइनस को आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे HC डबल बॉन्ड OO माइनस है ना, ऐसे मत करना ये क्या और ये क्या, यहां से दो दो H है, दो दो H, अबे दो हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, बस अब रुक जाऊं, कितने भी H क्यों ना हो, डोनेट केवल एक ही होता है, तो एक H हटा दो, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका कॉन्जुगेट बेस यहां दोबारा से बनाना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है मोहतरमा। नेक्स्ट यहां से H हटाओ, क्या बनेगा, H हटाने के बाद यहां बन गया COO माइनस और ये बन गया CO माइनस। सेंट्रल ग्रुप CO माइनस, सेंट्रल ग्रुप CO माइनस, सेंट्रल ग्रुप CO माइनस, सब जगह क्या हो गया सेम। अब क्या देखोगे, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। H कहता है हमारा दुनिया में कोई इफेक्ट नहीं है, हमारा आई इफेक्ट क्या होता है 0, तो 0 है। यहां चेक करोगे तो इसमें इसका क्या इफेक्ट लग रहा है बेटा, प्लस आई, क्या लग गया प्लस आई। अरे ये तो दुश्मन हो गया, ये दोस्ती भी नहीं है या दुश्मनी भी नहीं है, बट ये दुश्मनी हो गई है। बताओ COH का क्या इफेक्ट आया, जल्दी से बोलो। जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं ना, तो क्या इफेक्ट है, ऑल न्यूट्रल स्पीशीज अदर देन एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं माइनस आई, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस आई हो गया। क्या आपको समझ में आई बात। नेक्स्ट CO माइनस, ये सेंट्रल ग्रुप हो गया आपका, इस ग्रुप का ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है प्लस आई, याद होगा ना प्लस आई। तो ये भी दुश्मन और ये भी दुश्मन, जबकि ये दोस्त और या कोई दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, C की। फिर आ गया आपका A, ये प्लस आई और ये प्लस आई, अगर याद हो तो प्लस आई का ऑर्डर जल्दी से बोलो फटाक से, अबे बोलो NH माइनस O माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और उसके बाद आता है CD3 और उसके बाद आता है CH3, तो इसका प्लस आई ज्यादा, तो ये बड़ा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ,
तो लीस्ट एसिडिक हुआ कौन सा वाला, डी वाला। तो आंसर में पहले आएगा सी, ए और बी के बाद आएगा डी, क्योंकि इसमें प्लस आई पावर COO माइनस ग्रुप की प्लस आई पावर बहुत बहुत ज्यादा होती है, किससे, CS3 की प्लस आई पावर से, प्लस आई पावर। बात समझ में आया क्या, बोल लो, आया ना, छाप दो जल्दी से, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूं, पॉज करके लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखिए शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है बोर्ड पर। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके नाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पर, कॉमन नेम्स में। ओम्स गैप पढ़ा है ना, ओम्स गैप, ये 4 ले लेते हैं। ओम्स मतलब ऑक्जेलिक एसिड, क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, COOH, COOH। फिर आता है मेलोनिक एसिड, क्या होता है बेटा, एक CH2 ग्रुप और बीच में आ जाएगा दोनों के, CH2 और ये COOH, ये मेलोनिक एसिड हो गया। फिर आता है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, इसमें कितने CH2 ग्रुप आ जाएंगे बेटा, COH, CH2, CH2, COS, 2 CH2 ग्रुप आ जाते हैं। यह है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, बताओ क्या होगा इसमें, COOH, कितने CH2 ग्रुप आ जाएंगे इसमें, 3, 1 2 3, आगे बोलो, बहुत बढ़िया, क्लास में होते तो मजा आता ना ऐसे बोलने में। चलो अब देखो, ये इनके नाम हो गए, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। कितने ग्रुप हैं यहां, जल्दी से बोल दो, 2 ग्रुप हैं, बट दोनों ही H डोनेट करेंगे या एक, अब एक ही करेगा, एक, तो इसको एसिड की तरह बिहेव कराते हैं, दोनों सेम है, किसी को भी बनाओ, H हटाओ, H हटाओ, H हटाओ और H हटाओ। बात समझ में आया, सेंट्रल ग्रुप सब जगह क्या हो गया, सेम। अब बताइए इसका क्या लगेगा, माइनस आई, इसका माइनस आई, ये पूरा ग्रुप माइनस आई है, इसकी वजह से, तो उसके ऊपर लिख दिया। ये पूरा ग्रुप माइनस आई है, किसकी वजह से है, COH की वजह से। ये पूरा ग्रुप माइनस आई है, किसकी वजह से है, COH की ग्रुप से की वजह से। माइनस आई सब में दोस्त है, सब में माइनस आई है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, जल्दी से बोलो, बोलो बोलो, रुकना नहीं है, बोलो बोलो बोलो। पहले देखते हैं क्या, सेंट्रल ग्रुप सेम निकला, अब क्या देखेंगे, बोल दीजिए जल्दी से। अब देखेंगे सर जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट, देख लिया। अब देखेंगे DNP, डिस्टेंस, नजदीक है, दूर है, दूर है और दूर है, तो आंसर क्या आएगा, ABCD, क्या आएगा, ABCD। क्या आपको समझ में आया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, आप पूछे तो बता सकते हो। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट और अल्टीमेट क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर भाई साहब आपने पढ़ रखा है, ये दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, इसका नाम है मेलाइक एसिड, मेलाइक एसिड, मेलाइक एसिड। ये था जो आप लास्ट में देखोगे, ये क्या, मेलोनिक एसिड है ना, यहां डबल बॉन्ड नहीं था कहीं भी, और बीच में डबल बॉन्ड आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसे बोलते हैं मेलाइक एसिड। और ये कौन सी फॉर्म है, दोनों COH ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म, मेलाइक एसिड है ना। दूसरा है आपके पास कुछ इस प्रकार से, एक COH ऐसे आ गया और ये अब नाराज हो गए, मुंह फुला के बैठ गया दूसरा वाला, कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूमेरिक एसिड। और कौन सी फॉर्म है ये, ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस, ट्रांस फॉर्म है, फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड। तो क्या है, कौन सी फॉर्म होगी ये, ट्रांस फॉर्म, ठीक है। मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, देख लो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार आपको सीट में बुक्स में मिलेगा। फ्यूमेरिक एसिड एंड मेलाइक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्यों, क्योंकि आप देख लो इस डबल बॉन्ड में ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। अब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां से H हटाओगे, दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है, तो किसी से भी H हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहां से H हटाया, तो आपको जो मिलेगा कॉन्जुगेट बेस वो बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां कुछ मिलेगा इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। यहां है आपके पास, जब आप H प्लस हटाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां आपका आएगा, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, यहां आपका आएगा COOH, ऐसे ग्रुप आ गया।
ठीक है, ये दोनों के कॉन्जुगेट बेस बन गए, क्या आपको दिख रहा है? तो अब इनकी सबसे पहले अगर मैं बोलूं कैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो आप सेंट्रल ग्रुप चेक कर लो, तो ये सेंट्रल ग्रुप दोनों में सेम है, डबल बॉन्ड, फिर उसी के बाद तुरंत क्या है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूं, फिर दोबारा चेंज करूंगा इसको समझाने के लिए, फिर उस पर जुड़ा हुआ है COH ग्रुप और यहां भी जुड़ा हुआ है COH ग्रुप, सारी डिस्टेंस, नंबर, पावर सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस इतना है इन दोनों का जो मुंह है वो सेम साइड है, मतलब सिस फॉर्म में है, और ये दोनों कैसे फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में है, इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ना तो डी डिस्टेंस रूल लग रहा, ना नंबर रूल लग रहा, ना पावर रूल लग रहा, तो सारी कहानी क्या हो चुकी है अपनी, खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपने पहले पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद मैं वापस से इस क्वेश्चन पर आने वाला हूं। देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहां समझा रहा हूं मैं आपको, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक लाइन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला पॉइंट तो कब लगती है, क्यों लगती है, और अगर लगती है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर जो हम पढ़ रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट है। पहला कब लगती है, क्यों लगती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, कब होती है, क्यों होती है, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट है, ये सारी कहानी मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग आपकी खोपड़ी में आएगा बेटा, जब आपके पास 3 एटम हो, या तो फ्लोरीन हो जिसके पास 3 लोन पेयर हो, इतनी छोटी बात मैं आपको बता के आया हूं मैं कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, आप क्या समझ रहे हो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। जब भी ये तीनों एटम हो और इन तीनों एटम के पड़ोस में आई हो हाइड्रोजन, क्या आई हो, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन भी इन्हीं तीनों में से किसी एक से जुड़ी हुई हो, या तो नाइट्रोजन से, या ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन से। फिर से बोलता हूं, अगर कभी भी ये 3 एटम हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके पड़ोस में हो हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कनेक्टेड होनी चाहिए फोन से, मतलब NOH, फोन से ही कनेक्टेड होनी चाहिए, और पड़ोस में भी फोन हो हाइड्रोजन के, तो वहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से बोल दीजिए, फोन के पड़ोस में एक हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन भी अगर फोन से कनेक्टेड है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, तुरंत कहना वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है वो देखिए, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है इस हाइड्रोजन से, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लाइन सुनना मेरी, अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ जाएगा पार्शियल, और अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल, अगर ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन पर पार्शियल चार्ज आ जाएगा। तो बताइए, ये तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स को ऐसे दिखा रहा हूं, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं H बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, H बॉन्डिंग। लाइन सुनना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, याद रखें ये अट्रैक्शन फोर्स है, भूल मत जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। और एक बात और बता दूं, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, याद रखना, अगर कहीं किसी कंपाउंड में अट्रैक्शन फोर्स है तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कहीं अगर रिपल्सन फोर्स है तो वहां स्टेबिलिटी घट जाती है। याद रखें, आप खुद ही देखिए, आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बिठा दिया जाए जो आपका दुश्मन है, तो क्या आप स्टेबल फॉर्म में रह पाओगे क्या? अगर कहीं रिपल्सन है तो वो सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा, और अगर कहीं अट्रैक्शन है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब दिमाग में आएगा, फोन, और पड़ोस में भी फोन से जुड़ा हुआ H हो तो वहां एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, पहले टाइप और बता देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, ये तो पहले बना दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले आप इसको ड्रॉ करो जल्दी से, पॉज करके, कर लिया, चले। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तो समझ में आ गया कब होने वाली है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरी है H बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। H बॉन्डिंग आप जानते हो, आपने नाम सुना होगा इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी का मतलब आगरा टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, मतलब अलग अलग सिटी के बीच में क्या होती है,
जब ट्रेन चलती है तो उसे बोलते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस। अगर एक ही सिटी में चलती है तो उसे बोलते हैं इंट्रा सिटी एक्सप्रेस। मतलब अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग सिटी के बीच में है, दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में है, तो आप उसे बोलना इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में ही हो रही है तो उसे बोलना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे मैंने लिया ये HF है और ये HF है, मैंने कहा अबे पड़ोस में तो ये तो फ्लोरीन है रे भाई, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। बताओ मुझे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी EN ज्यादा? फ्लोरीन की। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे यहां डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। मुझे बताना दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ये फ्लोरीन उसके पड़ोस में हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी है, और यहां पॉजिटिव चार्ज, दोनों में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं कि कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब बेटा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। सबसे फेमस और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बताऊंगा आगे ये क्या है, इसके नाम मैं आपको बता चुका हूं। वैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और यहां हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा हुआ है? देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? O से। पड़ोस में भी कौन है? O। तुरंत क्या हो जाएगा वहां? अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स एक ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसका नाम हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिक्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? अगर होगा तो एक अट्रैक्शन फोर्स दिमाग में चलना चाहिए। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क है वो मुझे आपको बताना है, बट मैं आपको बहुत प्यारी और शानदार बात बता देता हूं। आप ये मत फिक्स कर लेना प्यारे बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ को हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाता है या एसिडिक स्ट्रेंथ को हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाता है। आपके दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब तो आना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स कंपाउंड में फायदा कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और वो फायदा नहीं कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान में रखें। तो आपके दिमाग में बैठ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोल दीजिए क्या होती है और कितने टाइप की होती है। अब मुझे बताओ यहां क्या हो रहा है? यहां अब मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहता हूं, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, बिल्कुल सर, पड़ोस में ऑक्सीजन है और वो भी नेगेटिव के चार्ज के साथ, तो यहां क्या हो जाएगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स को बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बताइए ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई? बोलिए जल्दी से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जबकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये ग्रुप अलग डायरेक्शन में और ये ग्रुप अलग डायरेक्शन में, तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। जब यहां अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? और ये इसके हटाने के बाद ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने स्टेबिलिटी क्या कर दी? बढ़ा दी। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो कौन सी फॉर्म ज्यादा एसिडिक हुई? मैलेक या फ्यूमेरिक? मैलेक एसिड ज्यादा एसिडिक निकला क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि फ्यूमेरिक के कॉन्जुगेट बेस में कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बनेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? बोल दीजिए जल्दी से। तो यहां पूरा लिख दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ, किसकी स्टेबिलिटी बेटा? कॉन्जुगेट बेस की। किसकी? कॉन्जुगेट बेस की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैलिक एसिड बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैलिक एसिड क्या हो गई? बढ़ गई। ड्यू टू, किसके कारण? किसके कारण? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। सब लिख दिया मैंने। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो बताइए कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? फ्यूमेरिक या मैलिक? तो जल्दी से बता दो। मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हर एक पॉइंट मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है। डन है कहानी? जल्दी से पहले आपको ये लिख, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने लिख लिया होगा। पहले आप चाहो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो पूरा, और उसके बाद आपको लिखना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट? डन। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ कर लिया आपने। देखिए
नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं इसी फॉर्म को लूं, आपके पास है C डबल बॉन्ड OO माइनस और यहां आपके पास COOH और यहां ये सिस फॉर्म है और ये आपकी ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं, है ना, COO माइनस, या इसे कर देते हैं हम, हाँ, O माइनस, और ये आ गया आपका COOH। पहले मुझे बताओ, यहां से ये एक ही H है जो बाहर जा सकता है, इस H को हटाया तो यहां आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों C डबल बॉन्ड OO माइनस और यहां भी होगा C डबल बॉन्ड OO माइनस। माइनस माइनस में रिपल्सन लगेगा, बोलो सही बोल रहा हूं ना, रिपल्सन लगेगा, और आपको पता है जब रिपल्सन लगता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी हो जाएगी कम तो नहीं रहेगा इसमें दम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी कम। क्या बात समझ में आया? जबकि यहां से जब आप H हटाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के पहले से ही अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, तो यहां ऐसा कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो इस केस में उल्ट, अब इस केस में कौन जीता? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में यहां अट्रैक्शन था, बट इस केस में यहां क्या है, रिपल्सन है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर मैं इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ट्रांस वाले की ज्यादा आएगी। सिंपल, कितनी प्यारी लाइन बोली है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स है, क्या फायदा करता है, क्या क्वेश्चन में नुकसान करता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर रिपल्सन होता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी घटती है और अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सबको समझ में आ गया है। ये पूरी की पूरी कहानी, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, वो केवल और केवल इंडक्टिव फैक्ट पर बेस्ड है, याद रखना। जबकि सीट में, बुक्स में आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें बहुत सारे इफेक्ट लगेंगे, तो प्लीज तब तक मैं ना कहूं तब तक आपको सीट सॉल्व नहीं करना है। जब मैं सारी थ्योरी पढ़ा दूं जीओसी की तो आप सीट सॉल्व करके देखना, एक एक सवाल आपसे चिल्ला के बोलेगा प्रभु सॉल्व हो चुका हूं, गारंटी की बात है। आप पढ़िए तो सही, केवल आप कॉपी पढ़ते रहिए जब तक मैं ना कहूं, बड़े अच्छे तरीके से याद करते रहिए। चलिए, लिख दिया सबने, चले नेक्स्ट। तो यहां पर आपका सेकंड एप्लीकेशन होता है खत्म, और वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं वो हमें देखना है, जल्दी से उस क्वेश्चन को बनाइए। थर्ड एप्लीकेशन पर मैं आपको लेके चलता हूं, वो है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सी एप्लीकेशन है, पहला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ और तीसरा बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। पहला, फिर से मैं बोलता हूं, जब भी आपको हेडिंग लिखिए तो हेडिंग देखो थोड़ी देर के लिए, घूरो उसको और पूछो कि भैया बेस क्या है भाई साहब, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, और इसे कंपैरिजन के इसके क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें सिखा दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट पर। सबसे पहले आपसे पूछा जाए बेस, तो वही कहानी, बेस के लिए आपको बहुत सारी डेफिनेशन एसिड बेस में पढ़ाई जाएंगी, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। और वो क्या है, जब बेस जब भी दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बेस का मतलब होता है बेटा, बेस का मतलब होता है, आपको पता एसिड का मतलब क्या होता था, H प्लस डोनर, डोनर। तो यहां होता है बेस का मतलब H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर, है ना। क्या होता है बेटा, H प्लस एक्सेप्टर होता है। वहां होता था लॉन पेयर एक्सेप्टर, और यहां होता है बेटा, यहां होता है आपका लॉन पेयर डोनर, उल्टा है बिल्कुल, लॉन पेयर डोनर, ठीक है, लॉन पेयर डोनर। और एक और नई डेफिनेशन आ जाती है और वो है OH माइनस डोनर। क्या होता है बेटा, OH माइनस डोनर। जो भी स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसे बेस कहूंगा, जो भी स्पीसीज लॉन पेयर डोनेट करेगा उसे बेस कहूंगा, जो भी स्पीसीज OH माइनस डोनेट करेगा उसे भी मैं बेस कहूंगा। क्या पॉइंट समझ में आया, तीनों डेफिनेशन। OH माइनस डोनर वाले जितने भी बेस हैं वो सबके सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा बेस नहीं मिलेगा जो आपको OH माइनस डोनेट करे। इसलिए हमारी जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रेंथ की, वो एक डेफिनेशन पर चलती है और वो है लॉन पेयर डोनर, और दूसरी एक और दिमाग में रख सकते हो, H प्लस एक्सेप्टर। OH माइनस डोनर वाली थ्योरी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस के लिए लागू होती है। यहां जिस तरह के बेस होंगे वो लॉन पेयर डोनर होंगे या H प्लस एक्सेप्टर होंगे। डन है कहानी, आगे चलूं। देखिए, तो ये बेस की आपकी डेफिनेशन हो गई इसमें। अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं। आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कौन सा एटम या ग्रुप या कंपाउंड बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना लाइन, इफ कंपाउंड contains lone pair or negative charge can behave as a base।
अगर किसी एटम के पास, इतनी खोपड़ी में चलना चाहिए, अगर एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, वो एटम या कंपाउंड या ग्रुप बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अगर आपके पास, उस एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। मैं सारी कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग को बता रहा हूं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां आपके पास ले लेता हूं मैं कंपाउंड, एग्जांपल के लिए कंपाउंड, और यहां बताना है आपको ये बेस की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे पहला CH4, क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है? जी नहीं, इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, क्या ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास ना तो लोन पेयर है, ना ही नेगेटिव चार्ज है, और ना ही आप सोचो तो OH ग्रुप है, क्योंकि OH डोनर भी तो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ना तो इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, OH ग्रुप है, तो ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। आप कहोगे सर H+ तो ले सकता, बेटा H+ भी नहीं ले सकता, क्योंकि H+ लेगा तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन जाएंगे? 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये बेस नहीं है और ये भी बेस नहीं है। आप तो सिंपल ध्यान में रखो, नेगेटिव चार्ज अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आप कहना बेस की तरह बिहेव कर सकता है, अदरवाइज बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड आपसे पूछूं, यहां पर जैसे आपके पास है NH3, अमोनिया ले लेते हैं, तो आपको पता है कितनी छोटी बात मैंने आपको बताई है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो 100% ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अगर मैं आपसे यही पूछूं CH3 नेगेटिव, क्या ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल सर, बेस की तरह ये भी बिहेव कर सकता है। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? बेस की तरह बिहेव करने के लिए पहले आप चेक कर लेना कंपाउंड में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, अगर है तो वो बेस बन सकता है, अदरवाइज बेस नहीं बनेगा। पॉइंट बैठ गया? जल्दी से आप सबके सब पॉइंट्स लिख दीजिए, ये बना दीजिए। बेस की डेफिनेशन, हेडिंग आपने लिख दिया होगा ये पहले, है ना, और उसके बाद बेस की डेफिनेशन और ये सारे पॉइंट्स इसके बाद लिख देना स्टार मार्क करके। डन है? या मैं ऐसे बोल देता हूं, पहले आपको क्या करना है, ये तो सी लिखी थी आपने, फिर आप ये डेफिनेशन बना दो, फिर नोट में पढ़ लेते हैं इसको, नोट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नोट नंबर 1। एक और नोट सिखाऊंगा मैं, नोट नंबर आपका ये 1 है, 1 नोट है, ठीक है। नोट नंबर 1 को आप जल्दी से लिख दीजिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बना दीजिए जल्दी से पूरा स्लाइड, बना दिया? चले नेक्स्ट। अब देखिए नोट नंबर 2, अब वो मुझसे क्या कहता है नोट नंबर 2 में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। नोट नंबर 2 ये कहता है कि सर मुझे एक बात बताओ, एसिड का मतलब H+ डोनर, बेस का मतलब H+ एक्सेप्टर। एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, बेस का मतलब लोन पेयर डोनर। तो सारी बातें उल्टी हैं। तो ऐसा ना कर दूं सर कि जब भी मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड कर लूं, उसका उल्टा कर लूं। कितनी मजे की बात है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ पूरी दिमाग में बैठ गई है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है सर। तो बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा करते हैं सर कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करके उसका उल्टा कर देते हैं। भाई साहब सुनो, नोट नंबर 2 में इसका आंसर दे रहा हूं, जल्दी से बना दिया होगा आपने। नोट नंबर 2 देखो, आप आओ, नोट नंबर 2 भाई साहब, जो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए शांत रखो। मैंने पूछा CH4 और NH3 में कौन अच्छा एसिड है। अरे सर, एसिड के लिए तो हम सेंट्रल एटम चेक करते हैं, पहले H हटाया सेंट्रल एटम कार्बन, H हटाया सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन सर आते हैं पीरियड में देखते हैं EN नाइट्रोजन की ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अरे सर आपने अभी भी तो बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ का जो आंसर आया उसका उल्टा कर दो, तो सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया ये NH3, ये किसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का। अरे प्यारे बच्चों, दुनिया बर्बाद हो गई भाई दुनिया, क्योंकि आज क्या कर रहे हो अभी भी देखो, CH4 आपका बेस ही नहीं है, क्योंकि इसके पास मैंने प्रूव कर दिया है कोई लोन पेयर और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। जो बेस ही नहीं है, बेस की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता है, जो बेस ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है जो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। बेटा याद रखें, अगर आपका बेसिक स्ट्रेंथ, लाइन सुनना, बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के उल्टे हैं, सारे कॉन्सेप्ट उल्टे आएंगे, तो उल्टे कॉन्सेप्ट लगाओ, बट कभी भी आपको यह नहीं करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करो उसका उल्टा आंसर लगाओ, गलत बात। बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट आएंगे, उल्टे आएंगे, तो उनके उल्टी तरीके से अप्लाई करना है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट कभी भी आप याद रखें, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे दिमाग में रखो। उसके कॉन्सेप्ट फाइंड करने के अलग थे,
इसके कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो अलग से पढ़ेंगे। ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आपने चेक कर लिया ये जब एसिड अच्छा है तो इसको बेस अच्छा होना चाहिए, जबकि ये तो बेस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आपका गलत है। ये ध्यान में रहेगा, आपको बोल दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से ये नोट डाउन करिए, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जल्दी से बनाइए, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, गारंटी की बात है, पढ़ते रहो मजे से। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पे लेके चलता हूं बेटा। नोट नंबर 3 तीसरा नोट है बेटा, 2 रुपए का। कितने रुपए का? 2 रुपए का। देखो क्या कह रहा है 2 रुपए का नोट। आपके पास एक स्पीसीज दिया है CS3- और एक स्पीसीज दिया है फ्लोरीन। इसके पास 3 तो लोन पर है। अरे भाई बड़ा धनवान आदमी है और एक नेगेटिव चार्ज भी। लो, इतना ज्यादा धनवान व्यक्ति। अब आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन अच्छा बेस है? सर आपने कहा था जिस जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। दोनों ही बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं सर। और इसमें से ये वाला जो स्पीसीज है मुझे दिख रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अच्छा बेस आ गया। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ। मैं कहूंगा भग जाओ यहां से। एक बात बताओ, कोई 2 ग्रुप, 2 कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है आपके पास, एक और एक ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे ये बताओ, इनमें से अगर ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं और इसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अब मुझे बताओ इनमें से अच्छा डोनर कौन है? ये 5 रुपए वाला, ये मैं हूं ना। क्यों भाई? कि डोनेट करने के लिए पैसा नहीं, डोनेटिंग टेंडेंसी, दिल बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? दिल। जरूरी नहीं है जिसके पास 5 करोड़ रुपए हो वो डोनेट ज्यादा करे, जरूरी नहीं है जिसके पास कम पैसे हो वो कम डोनेट करे। वो डोनेटिंग टेंडेंसी किस पर डिपेंड करती है? दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ी प्यारी सी एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको और उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक पर लेके चलूंगा। लाइन सुनना ध्यान से। आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कहानी की फॉर्म में, कि एक परिवार में एक अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था। उसके बेटे की शादी थी, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर नौकरानियां काम करते थे। तो जब उसके बेटे की शादी थी तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि जाओ बेटे की शादी है तो सभी जो जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कपड़े खरीदो, उनको गिफ्ट करेंगे कपड़े। तो नौकरानी के लिए वो एक शॉप पे गई और वहां से साड़ी लेने पहुंची कि चलो नौकरानी को गिफ्ट करना है। तो जहां पर जिस शॉप पर वो गई वहां बोलती है वो कि मुझे मेरे बेटे की शादी है, उसमें नौकर नौकरानियों को गिफ्ट देना है, इसके लिए नौकरानी के लिए एक साड़ी दिखाओ और सस्ती से सस्ती साड़ी दिखाओ, ज्यादा महंगी मत दिखाना। तो वो सस्ती से सस्ती साड़ी लेकर के घर आ जाती है। ये पहला केस है। दूसरा, जो नौकर नौकरानी काम कर रहे हैं तो नौकरानी को भी लगा कि क्यों ना हमारे मालिक के बेटे की शादी है, नई बहू आएगी, उसको कोई ना कोई गिफ्ट कर देते हैं। तो वो नौकरानी फिर कहां जाती है? मार्केट जाती है उसी शॉप पर और जाकर के क्या कहती है कि मेरे मालिक के बेटे की शादी है और नई बहू के लिए मुझे साड़ी खरीदनी है, एक अच्छी से अच्छी साड़ी दिखा दो। अब मुझे बता दीजिए इन दोनों में पैसे वाला कौन था? पैसे ज्यादा किस पे थे? अमाउंट किस पे ज्यादा था? उस पर जिसके बेटे की शादी है। जबकि कम पैसे किस पे थे? नौकरानी पर। बट डोनेट किसने ज्यादा किए? नौकरानी ने। इसका मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी और डेंसिटी में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हो सकता है जिसकी डेंसिटी कम हो सकता है जिसकी डेंसिटी कम हो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाए, हो सकता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अरे फ्लोरीन तो आप देखो दुनिया का सबसे कमीना आदमी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ यहां कार्बन और फ्लोरीन में से कौन अच्छा डोनर है? वो बात की बात है, मैं सिखाऊंगा आपको। बट आपको ध्यान में रखना, मैं जो वो लाइन बोल रहा हूं और लिखना भी है, ये गलत है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या लिखना आपको? मेरे दिमाग में पहले ये ऑर्डर लिखो, क्रॉस मार्क करो और एक लाइन स्टार मार्क करके। 2 रुपए का नोट है बेटा, 2 रुपए का, ऐसा थोड़ी ना है, धांसू नोट है। कैसा नोट है? धांसू। सुने क्या लिखा रहा हूं मैं लाइन मेरे दिमाग में? हाँ लिखो ना सब, मेरे दिमाग में। ऐसी मेरे दिमाग वाली बात आती है उसे तुरंत बादल में बना लिया करो, अल्टीमेट लाइन है। मेरे दिमाग में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के लिए, मेरे दिमाग में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के लिए, मेरे दिमाग में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कभी भी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी खोपड़ी में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपके दिमाग में आएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा, और कोई नहीं आएगी बाधा, क्योंकि अपनी हो गई है। बोलो, समझ में आई बात? ये तीनों नोट आपको ध्यान में रखने हैं। एक नोट और मैं आपको बता दूं, लो, नोट पे नोट खर्च हो रहे हैं, बताओ कितने नोट खर्च कर दिए। चौथा नोट है बेटा, 1 रुपए का, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। 1 रुपए का नोट है। क्या कहना चाहता है 1 रुपए का नोट? ध्यान से सुनिए। आपके पास जैसे कोई बेस है, ये मान लिया मैंने बेस, इसके पास लॉन पेयर है, तो बेस की तरह मस्त बिहेव करेगा। जो बेस होता है वो क्या होता है, लॉन पेयर डोनर और H प्लस एक्सेप्टर। मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये अपने लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तभी तो ये इसके पास आएगा और डोनेट करके ये बना देगा B और ये H। देखो, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, है ना, पूछ का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहानी इस प्रकार से है। ये आपका अगर बेस है तो ध्यान रखना, बेस जब H प्लस एक्सेप्ट करता है, कोई भी स्पीसीज जब H प्लस एक्सेप्ट करता है तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। आपको पता है सबको, क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट एसिड, शॉर्ट में इसे बोलेंगे C.A। तो आप ध्यान में रखना, जैसे किसी भी स्पीसीज से H प्लस हटाने के बाद क्या बनता था, कॉन्जुगेट बेस बनता था, वैसे ही किसी भी स्पीसीज में H प्लस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस की, सॉरी, अगर किसी स्पीसीज में H प्लस जोड़ते हैं तो बनता है कॉन्जुगेट एसिड, है ना। अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की जितनी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, उतनी इस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल वही कहानी है जो एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये बात आप ध्यान में रखें, जितनी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना आपका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऑल एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। हो सकता है ये H प्लस को बाहर करके दोबारा से रिएक्शन को वापस ले जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल होती हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो ये मैंने आपको प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें आपको बताई हैं बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अब मैं आपको बड़े शानदार से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, कैसे कंपेयर करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। तो जल्दी से यहां ये नोट नंबर 4 और नोट कर लीजिए। डन, चलें नेक्स्ट पर। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स फॉर कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की कॉन्सेप्ट, कितनी बढ़िया प्यारी सीक्वेंस है। बेस क्या है, बेस के बारे में क्या क्या बातें मुझे ध्यान में रखनी है, 4 नोट ठोक दिए। उसके बाद कैसे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, और उसके हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बोल दो, कॉन्सेप्ट। बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे कॉन्सेप्ट उल्टे हैं जो भी हमने पढ़ा था। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ में पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू En, और यहां आपके दिमाग में आना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/En। आप खुद सोचिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी ज्यादा, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी होगी कम, क्योंकि मैंने कही रखा है कि बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। बट ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है, आप बोलोगे तभी लिखूंगा। बोलो बोलो, व्हेन सेंट्रल एटम्स आर फ्रॉम द पीरियड, है ना, व्हेन सेंट्रल एटम्स आर फ्रॉम द सेम पीरियड। सेम पीरियड में आने चाहिए सभी के सभी, है ना, सेंट्रल एटम सेम पीरियड, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके सेम पीरियड में आपके अगर सेंट्रल एटम आ रहे हैं तो आप कहना वहां पर क्या है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/En। एक एग्जांपल लेते हैं शानदार सा, देखो आपके पास है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। देखो और 3 लॉन पेयर, अरे भाई साहब 2 लॉन पेयर, अरे भाई साहब 1 लॉन पेयर। कितने भी लॉन पेयर हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, कोई मतलब नहीं सर, डोनेटिंग टेंडेंसी देखूंगा मैं, तो कह चुका हूं आपसे, वादा कर रखा है मैंने। तो सेंट्रल एटम सबसे पहले, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मतलब इधर से उधर का मतलब यहां से कहीं और चली जाए, बट आपके खोपड़ी में
एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में सबसे पहले स्टार्ट होगा दिमाग में सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम वो होगा जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है या एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या जिस पर पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ना। चलो सेंट्रल एटम बोलिए जो बेस की तरह बिहेव कर, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो बेस की तरह बिहेव कर सकता है सर, बेस की तरह बिहेव कर सकता है सर। तो ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताओ सेम पीरियड में, जी सर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ऑर्डर क्या आया, 1 2 3। आपको बात समझ में आया? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेसिटी हाई थी वो धरे के धरे रह गए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेसिटी कम थी, जिसके पास पैसा कम था, उसने डोनेट ज्यादा कर दिया। देख लो भाई साहब, डन है कहानी। चले एक और क्वेश्चन करें। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है SH माइनस और ये आपके पास है Cl माइनस। जल्दी से बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जल्दी से। सल्फर और क्लोरीन आते हैं पीरियड में, पीरियड में होती है En, जिसकी En ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो Cl की En ज्यादा होती है, सल्फर की कम होती है, तो सल्फर वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सेट कहानी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपने लिखा नहीं हो तो लिख सकते हो, पॉज कर लो बड़े आराम से, है ना। चले कॉन्सेप्ट नंबर 2, वहां था बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ था प्रोपोर्शनल टू साइज, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन साइज। कितना आसान है, 1 अपॉन साइज। और ये कब लगाना है, जब आपके सेंट्रल एटम कहां से हो बेटा, जो एटम बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कहां से हो, सेम ग्रुप से। वैन सब लिखूंगा मैं तो, वैन सेंट्रल एटम्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, वो सेम ग्रुप से हो। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ये और ये। याद रखना जब भी सेंट्रल एटम आपके ग्रुप से हो तो वहां En वाली चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वहां आना चाहिए आपके दिमाग में साइज। तो यहां आपने En देखा तो गलत हो जाएगा सवाल, En तो फ्लोरीन की ज्यादा है, बट ग्रुप में क्या देखते हैं हम, साइज। और साइज जिसका ज्यादा साइज होगा ज्यादा, यहां से यहां जाने पर साइज हो जाएगा ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, और इसमें नहीं रहेगा दम, और ऑर्डर आएगा ये। कितना आसान है। एक और आपका मन कर रहा है एक और सवाल करा दो सर। देखो एक और कर लेते हैं। NH3 लॉन पेयर और PH3 लॉन पेयर, सेंट्रल एटम सेम ग्रुप से, ग्रुप में देखते हैं साइज, जिसका साइज ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैं आपको कहानी की थोड़ी थोड़ी कहानी बता रहा हूं, कहानी की थोड़ी थोड़ी कहानी, देख रहे हो ना, डायलॉग। C3 थर्ड कॉन्सेप्ट, वहां था एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, तो यहां आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा। ये कब लगाना है, व्हेन सेंट्रल, जब सेंट्रल एटम्स क्या हो, सेंट्रल एटम्स आर सेम, जब सेम आ जाए तो आप चेक करिए वहां पर एस कैरेक्टर। और इसके लिए बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है बोर्ड पर, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। बताइए इस कार्बन के बारे में जल्दी से बोल दीजिए। यहां sp3 है, हम sp2 हैं, हम sp2 हैं। अब दुनिया जाए भाड़ में, हम sp हैं, अब sp हैं भाई साहब हम। चलो तो बताइए, एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो गलत गलत बात, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो यहां से यहां जाने पर एस कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो आंसर आएगा ABC। क्या आपको समझ में आया? आप कहोगे नहीं सर एक सवाल और कराओ, समझ में तो आ गया ना यार, करा दूंगा एक सवाल, पहले समझ में तो आ गया ना। हाँ तो लो एक सवाल और ले लो यहीं करा देता हूं सवाल, पहले इसको जल्दी से बनाओ, जल्दी 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 भाई साहब, तुम आओ ना। एक सवाल कैसे आ गया इस तरह, जल्दी से बनाओ। बना दिया सबने? थर्ड देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां है नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास आ गया क्वेश्चन में CH3 NH2, CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया आपके पास CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड N लॉन पेयर, ये आपके पास है। यहां पर सेंट्रल ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, जिसके पास लॉन पेयर है वही बेस की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये नाइट्रोजन बेस की तरह बिहेव करने वाला हो गया। नाइट्रोजन सब जगह सेम। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, कौन है, sp3 है, हम sp2 हैं साहब, और हम तो sp हैं, तो s कैरेक्टर बढ़ेगा और बेस स्ट्रेंथ घटेगा। तो आंसर क्या आया, ये आया। नहीं आया मजा? ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर, है ना। थर्ड पॉइंट आ गया समझ में जल्दी से। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है C4 कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की फोर्थ कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे और बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है, मजा आएगा, आप पढ़ते रहिए जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं। डन है, चलिए।